Question number 22. X is a multiple product manufacturer. One product line consists of motors and the company produces 3 different models. कंपनी जो है वो एक मोटर बनाती है। अब मोटर के 3 डिफरेंट मॉडल्स बनाती है एक मोटर के। X is currently considering a proposal from a supplier who wants to sell the company blades for the motor line. X जो है, जो कंपनी जो मोटर बनाती है, वो सब एक प्रपोज़ल कंसिडर कर रही है सप्लायर से, जो कि कंपनी को मोटर के लिए ब्लेड बेचना चाहता है। द कंपनी currently produces all the blades it requires in order to meet customer needs. X currently produces 3 different blades for each motor model, यानी 9 for each model. The supplier would charge 25 रुपये पर ब्लेड। जो सप्लायर है वो 25 रुपये पर ब्लेड लेगा, रिगार्डलेस ऑफ द ब्लेड टाइप, चाहे ब्लेड किसी भी मॉडल के लिए बन रहा हो। फॉर द नेक्स्ट ईयर X हैज़ प्रोजेक्टेड द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन ब्लेड प्रोडक्शन एज फॉलोज। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स। जो X है वो खुद ब्लेड्स बनाता है और X ने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर हम 10,000 ब्लेड की यूनिट्स बनाएंगे। ये मोटर की यूनिट्स नहीं लिखी है, ये ब्लेड की यूनिट्स लिखी है। तो 10,000 हम ब्लेड के यूनिट्स बनाएंगे, जिसकी कॉस्ट हमें पूरे साल की इस तरीके से लगेगी। और जो सप्लायर है वो हर ब्लेड के 25 रुपये चार्ज करेगा। अब देखते हैं इनकी बनाने की कॉस्ट कितनी आती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, देन फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का हमारे पास 2 पोर्शन है, ये 2 पोर्शन है, फैक्ट्री सुपरविज़न और अदर फिक्स कॉस्ट। तो फैक्ट्री सुपरविज़न है और अदर फिक्स कॉस्ट ये है। फिर नीचे इनके बारे में डिटेल्स दे रखी हैं कुछ। हमें एज्यूम करना है द इक्विपमेंट यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द ब्लेड्स हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ एंड नो मार्केट वैल्यू। कि ये जो इक्विपमेंट जो हम यूटिलाइज़ करेंगे ब्लेड को प्रोड्यूस करने के लिए, उनका और किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है उस इक्विपमेंट की। The space occupied by the blade production will remain idle if the company purchases rather than makes the blade. जो ब्लेड प्रोडक्शन के लिए जो मशीन है वो जिस जगह पे रखी जाती है, अगर हम ब्लेड खुद भी परचेज़ ना करें तो भी वो जो जगह है वो खाली ही होगी। उसे हमने किसी जगह पे किसी को भी रेंट पे नहीं दे रखा है, मतलब हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से नहीं होगी। ठीक है। फिर तीसरा बात हमें बता रखा है कि जो फैक्ट्री सुपरविज़न कॉस्ट, जो फैक्ट्री सुपरविज़न की जो कॉस्ट दे रखी है 35,000, रिफ्लेक्ट द सैलरी ऑफ अ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। ये एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की सैलरी दिखाती है। हु वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द फर्म इफ ब्लेड प्रोडक्शन सीज, जिसे कि डिसमिस किया जा सकता है अगर जो ब्लेड प्रोडक्शन है वो रोक दी जाए और सप्लायर से ब्लेड परचेज़ कर लिया जाए। और ठीक है, यानी ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो गई कि जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें ये फ़िक्स कॉस्ट चाहिए। बट यहाँ पे अदर फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम इसे अदर फिक्स कॉस्ट को एग्जिस्टिंग मानेंगे। तो अगर हम इसको एग्जिस्टिंग मानेंगे तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाती है ये कॉस्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 10,000 यूनिट्स है, ब्लेड की यूनिट्स है, ये हमें इस फिक्स कॉस्ट की हमें नीड पड़ेगी। ये फिक्स कॉस्ट रिलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुका है, एग्जिस्टिंग है और कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। इतना हमें देखा हमने स्पेशल चीज़। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग रादर दैन मैन्युफैक्चरिंग द ब्लेड्स रिक्वायर्ड फॉर मोटर प्रोडक्शन द ईयर नेक्स्ट ईयर। यानी नेक्स्ट ईयर में जो हम ब्लेड की जो हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, उसके लिए उसमें हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा जब हम कंपेयर करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग से कि अगर हम परचेज़ करें तो क्या होगा। यानी परचेज़ करें एक तरफ और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर करें, तो इन दोनों में हमें कंपेयर करके क्या होगा, नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा। अगर हम परचेज़ करते हैं तो क्या होगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ मेकिंग में वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। तो ये तो हमने देख लिया था 75,000, 65,000, 55,000। क्वेश्चन में पर यूनिट में भी अगर हम बना देंगे तो अच्छा होगा। तो पर यूनिट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा इन सब अमाउंट्स को।
इसके बाद हमारे पास एक फिक्स्ड आता है, 2 फिक्स थे बट अदर फिक्स्ड ओवरहेड जो था, अगर फिक्स कॉस्ट तो इररिलेवेंट हो गए थे क्योंकि एग्जिस्टिंग था, इसलिए हम सिर्फ स्पेसिफिक वाले को लेंगे जो कि रेलेवेंट है हमारे लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2,30,000 होगी। कॉस्ट ऑफ बाइंग में क्या था कि 25,000 पर यूनिट की कॉस्ट होगी, तो 10,000 यूनिट हमें ब्लेड के बनाने थे, तो 2.5 लाख रुपये। अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा, 2,50,000, 2,30,000 ये हमारी बाइंग की है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की है। तो अगर हम बाई करते हैं तो हमें नेट लॉस होगा। इसमें भी हमसे पूछा हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग। तो परचेजिंग करने से हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो परचेज़ करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है, 2.5 लाख रुपये, 2,30,000 लगते हैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते तो 20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी नेट लॉस हो रहा है हमें। फिर अगला पूछता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ मोटर प्रोडक्शन। उस लेवल का मोटर प्रोडक्शन हमें बताना है वेयर एक्स वुड बी इंडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द ब्लेड्स, यानी जहाँ पे एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भले वो ब्लेड को मैन्युफैक्चर करे या फिर परचेज़ करे। फिर आगे कहता है कि अगर फ्यूचर वॉल्यूम जो है वो 10,000 यूनिट से भी नीचे गिरने का हो तो तब उस समय एक्स को क्या करना चाहिए, एक्स अपने इस वाले फैसलों को क्या करेगा। तो ये देखो इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना था, अब देखोगे तो 35,000 का डिफरेंस है, क्योंकि बाई करने में फ़िक्स कॉस्ट को कुछ लगती नहीं थी, मेक करने पे फ़िक्स कॉस्ट लगी थी 35,000 की जो सुपरविज़न की सैलरी थी सुपरवाइज़र की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें 19.5 आया था और इसमें 25,000 था। 25 जो ब्लेड का रेट था और 19.5 जो हमने देखा था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, ये देखो हमने देखा था 19.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की हमें कंपेयर करनी है ना। तो देखो 35,000 आ गया, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है हमारा 25 माइनस 19.5, तो आंसर हमारा 636 हो रहेगा। फिर बाद में इसने हमसे पूछा है कि इस यूनिट पे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे खरीदे चाहे परचेज़ करे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड है कि इस यूनिट से जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लेते हैं कम हो जाएगी तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा, डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन जो है वो इन डिफरेंस यूनिट से भी हमारी गिर जाती है तो उस समय हमें वो अल्टरनेटिव हमें चाहिए होता है जो कि फ़िक्स कॉस्ट जिसमें कि कम हो। तो फ़िक्स कॉस्ट किस में कम रहेगी, बाई वाले में, क्योंकि बाई वाले में कोई फ़िक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो इसलिए हमें बाई वाला ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस यूनिट वाले से बढ़ जाती है फ्यूचर ईयर्स में, तो हमें जहाँ पे वो वाला ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें फ़िक्स कॉस्ट हमारी बढ़ी हुई हो। तो फिक्स कॉस्ट में बढ़ी हुई है मेकिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में फ़िक्स कॉस्ट हमारी 35,000 रुपये है और परचेज़ करने वाले में कुछ है नहीं, तो हमें ये वाला मेकिंग वाला चुनना चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा कि अगर गिर जाएगी तो सिंपल सी बात है, हमें बाय वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। फिर यहाँ पे एक में पूछ रखा है कि सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए आप अज्यूम करो कि जो स्पेस है, ये वाले जो स्पेस की बात करी है जो खाली रहता है, वो मान लो कि आपने 45,000 हर साल जो पर एनम है उसके लिए आपने किसी फर्म को किसी को लीज़ पे दे रखा है वो स्पेस। जैसे अगर आपने परचेज़ किया है तो जो स्पेस तो आप यूज़ करोगे नहीं, तो उस स्पेस को आप 45,000 रुपये में किसी को दे दोगे, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कोशिश पर 45,000 हो जाएगी। यानी हमने जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकाली है मैन्युफैक्चरिंग की, इसमें स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट के बाद हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ देंगे क्योंकि उसका भी हमें लॉस हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमने जो एग्जिस्टिंग तो 230 आई डी थी उसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जोड़ दिया 45,000 का, तो 275 आ गया। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ कर जो 275 हो गया और कॉस्ट ऑफ बाइंग अब हमारी 250 यानी अब ये सस्ती पड़ गई। पहले 230 थी सस्ती थी 230, अभी 45 और जोड़ गई तो 275 हो गई, तो अब ये सस्ती हो गई। तो अब इस ऑप्शन में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमारे पास अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो सस्ती पड़ जाएगी, तो हमें ये ऑप्शन चुनना चाहिए बाई का।